गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज भी हम लोगों का वही टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे। ऑब्जेक्टिव सेशन जो चल रहा है, सीरीज जो चल रही है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आइए ऑनलाइन हो जाइए और फिर शुरुआत करते हैं हम लोग इस चीज़ की। उससे पहले थोड़ा सा आप ये बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है? क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है? तो थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद अपने पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और ये सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि आपका विश्वास है और यहाँ जो एजुकेटर हैं और ये एजुकेटर सही मार्गदर्शन आपका करते हैं, जिससे कम से कम मेहनत में आप अपने लक्ष्य को पा जाते हैं। नमस्ते आनंद, नमस्ते संगीता। लिंक को फिर से शेयर करें? अच्छा, जस्ट मिनट। ये है आपका। ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं। ये देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ सही मार्गदर्शन आपको मिलता है क्योंकि और दूसरी बात ये है कि यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कोई भी कोर्स, जब भी कोई भी बैच शुरू होता है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। जीएस हो, लोकल लॉ हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आप एचजीएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हों, कोई भी परीक्षा की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। यहाँ तक कि आपको लोकल लॉ, इंग्लिश और जीएस भी पढ़ाया जाता है। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर दो तरीके की क्लासेस होती हैं। एक क्लास स्पेशल क्लास कहलाएगी और दूसरी क्लास जो होगी वो प्लस क्लास कहलाएगी। स्पेशल क्लास क्या होती है कि सिर्फ आप अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, अनअकैडमी का, तो आपको आपकी एक्सेस स्पेशल क्लास तक हो जाएगी, क्योंकि आप स्पेशल क्लास सारे के सारे बिना सब्सक्रिप्शन के देख सकते हैं। बहुत सारे क्लास होते हैं। उसके अलावा प्लस क्लासेस जो होती हैं, प्लस क्लासेस जैसे बैच कोई शुरू होता है, किसी परीक्षा को स्पेशली टारगेट किया जाता है, तो नए नए बैच जो शुरू होते रहते हैं वो बैच जो है प्लस क्लासेस पर मिलेंगे। अंतर क्या है कि प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन लेंगे तभी आप प्लस क्लासेस का लाभ ले पाएंगे। लेकिन स्पेशल क्लासेस भी आप करिए और उसके बाद देखिए कि क्या करने लायक है या नहीं है, क्या खासियत है इसकी। देखिए, जब भी आप क्लास करते हैं तो आप टीचर के साथ इंटरेक्ट हो पाते हैं और लर्नर्स के साथ जो है, जब भी हम आपकी ओपिनियन जाननी होती है तो हम आपकी ओपिनियन जानने के लिए ठीक है संगीता, ज्योति गुड इवनिंग, अंकित गुड इवनिंग। ओपिनियन जानने के लिए आप पोल कर लेते हैं, हम आपकी ओपिनियन जान लेते हैं। अगर कोई डाउट आपको लेक्चर के दौरान रह जाता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि आपको क्वेश्चन का जवाब चाहिए और हम उसका आंसर दे लेते हैं। जब भी आपको क्लास लेनी होती है तो उससे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा ताकि आपकी क्लास मिस होने ना पाए, और लेक्चर के नोट्स आपको हर क्लास के मिल जाएंगे। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं जिससे आप कहीं भी कभी भी बैठ के पढ़ाई कर पाए। अश्वनी गुड इवनिंग। तो वो सारी चीज़ें हैं इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और क्या फ़ायदे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के? प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे में यही होता है कि बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे प्लस के प्लेटफॉर्म पर। लाइव क्लासेस इंटरेक्टिव होंगी ही, लाइव टेस्ट आप दे सकते हैं, कोर्सेज सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारी मटेरियल भी मिल जाते हैं। मैंने प्लस की बात की तो प्लस में हमने कहा कि कुछ अलग है, मतलब स्पेशल क्लास से कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट है इसमें। और क्या है, देखिए, ये नए नए बैच जो शुरू होंगे ना, वो आपको प्लस पे ही मिल पाएंगे। तो इतने सारे बैच अभी शुरू हुए हैं, आप देख सकते हैं
सितंबर में शुरू हुए हैं या फिर कुछ अगस्त में शुरू हुए हैं। तो ये सारे क्लासेस आपको अक्टूबर या अगस्त या सितंबर में शुरू हुए हैं, तो आप तत्काल सब्सक्रिप्शन लेके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बैच कितने में उपलब्ध हो पाएगा, कैसे उपलब्ध हो पाएगा। देखिए, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और उसी में सब्सक्रिप्शन लेने का ऑप्शन आएगा आपके पास। तो उसमें आप चाहें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ या 24 मंथ में से कोई भी प्लान आप चुन सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार। हाँ, ध्यान ये भी जान लेना है कि कोई भी आप प्लान चुनेंगे तो आपके लिए ये सुविधा है कि आप बिना इंटरेस्ट दिए, 6 महीने से ज़्यादा का अगर प्लान लेते हैं, बिना इंटरेस्ट दिए आप इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट कर सकते हैं। फी पेमेंट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग हो सकती है, पेटीएम हो सकता है, आपका एटीएम से दे सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से पेमेंट हो सकता है। इतना ही नहीं, जो फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, अगर आप इस कोड का प्रयोग करेंगे, जब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो वहां पूछेगा आपसे कि क्या आपके पास कोई कोड है, तो वहां अगर इस कोड का आपने प्रयोग किया, राय लाइव, RAILIVE, अगर इसका प्रयोग किया तो आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा उस फीस में। तो इस जब भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो इस कोड को जरूर याद रखिए। एक न्यूज और है आपके लिए, वो ये कि अगर जो अभी हमने स्ट्रक्चर फी का बताया वो 10% इंक्रीज करने वाला, माने हमने ये बताया और ये होने वाला है, तो 10% फीस जो है बढ़ जाएगी। कब से? 23 तारीख से। आज 22 तारीख है, 21 तारीख है। तो आपको बहुत जल्द सब्सक्रिप्शन ले लेना होगा और ताकि आप ये 10% का लाभ ले पाएं, अन्यथा फिर 10% फीस बढ़ जाएगी। तो फीस चाहे इतनी हो और चाहे इतनी हो, आप अगर राय लाइव कोड का यूज करेंगे, राय लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट तो हो ही जाएगा, लेकिन अभी अगर ले लेते हैं तो आपको 10% वैसे ही छूट मिल रही है और इस कोड का प्रयोग करेंगे तो 10% और मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा है इसमें। तो चलिए फिर, ये अनअकैडमी जुडिशियरी का ये यूट्यूब चैनल है और आप जानते हैं कि इस पर हैं, और इस पर हमारी अब शाम को 6:30 से क्लासेस पर डे रहा करेंगी। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, UA जुडिशियरी धर्मेंद्र, ठीक है। इससे करके भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि हम लोग जो भी जानकारी की चीजें हैं उसको कर पाए। तो चलिए फिर आज का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। आप इसको पढ़ें कि ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इज पास्ड अंडर। Order of disposal of property at conclusion of trial is passed under. जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। गलत बता रहे हैं आप लोग, गलत बता रहे हैं भाई। ये जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन है 452। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप। 452 है ये, 452 है। कब है ये? एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ये 452 में होता है, ठीक है ना। तो एक बार बेर उठा के उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए जल्दी से, नहीं तो आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। और ये है आपका अगला क्वेश्चन कि अंडर CRPC विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड।
सीआरपीसी के अंतर्गत क्या सही से मैच कर रहा है। लिखा है कि प्रोसीजर वेयर जज ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड, इसके संबंध में 392 में प्रोविजन है कि फाइनली जजमेंट एंड ऑर्डर्स आर अपील 394 में है कि रेफरेंस टू हाई कोर्ट 396 में है कि अरेस्ट ऑफ एक्यूज इन अपील फ्रॉम एक्विटल 391 में है। इसमें से कौन सा सही मैच का है, करेक्टली मैच कौन सा कर रहा है, इसका सही जवाब दीजिए आप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है ना। ये 392 में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ले लीजिए अगला क्वेश्चन। नहीं ममता, बी नहीं है वो, ये होगा ना, ये होगा। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ट्रायल ऑफ केसेस कैन बी टेकन बिफोर हाई कोर्ट। माने हाई कोर्ट जब ट्रायल करता है उसके संबंध में प्रक्रिया कहां बताई गई, उसके संबंध में प्रक्रिया कहां बताई गई। वेरी गुड, ये है ऑप्शन नंबर बी, बहुत सही। नहीं अश्विनी, गलत हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल ये बी है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए आप। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, state government after consultation with the central government, state government or central government after consultation with high court। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सेक्शन 24 के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है तो कौन और कैसे अपॉइंट करता है। मैं इसको नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये है इसका सही आंसर। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। तो 124 में जो होता है ना, पीपी का अपॉइंटमेंट होता है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होता है। और ये जो बात कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा वो हाई कोर्ट के लिए ये अपॉइंट करने की बात करता है, तो ये जो है यही अपॉइंट करेंगे। ये अगला क्वेश्चन है कि ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 10 years may be passed by which one of the following। A sentence of imprisonment for a term of 10 years may be passed which one of the following। 10 साल के कारावास की सजा कौन दे सकता है। ठीक है। हाँ ठीक, हाँ सी है, असिस्टेंट सेशन जज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सेक्शन नंबर 29 जो है सीआरपीसी का, ये पावर बताती है पनिश करने की। तो इसमें अगर हम लोग सेशन जज की या एडिशनल सेशन जज की बात करते हैं तो वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज जो होगा वो असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक, सीजीएम 7 साल तक, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल तक और सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल तक पनिशमेंट दे सकता है। तो यहाँ असिस्टेंट सेशन जज का क्वेश्चन है कि 10 साल तक कौन दे सकता है, तो वो असिस्टेंट सेशन जज दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन।
ए पीरियड ऑफ अपीयरेंस फॉर द प्रोक्लेमेशन issued under section 82 of CRPC is not less than, मतलब जो घोषणा धारा 82 के अंतर्गत जारी की जाती है अभियुक्त की उपस्थिति के लिए, वो किस अवधि से कम अवधि का नहीं हो सकता। ठीक है, ना बेटा अंकित, हाँ ये सही है, ये सही है। 30 डेज से कम की नहीं होगी। सेक्शन नंबर 82 के अंतर्गत जो प्रोक्लेमेशन होती है वो 30 डेज से कम के लिए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। एनी पब्लिक नोटिस इश्यूड आर एन ऑर्डर मेड विच प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन पोजीशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विथ आर्म्स shall remain in force for not more than, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस तरीके के हथियार लेना, चाहे हथियार की ट्रेनिंग लेना, इन सारी चीजों को रोक सकता है आदेश करके। धारा है 144A। इसका प्रभाव कितने दिनों तक रहता है? इसका प्रभाव कितने दिनों तक रहता है? बताइए बताइए। इसका प्रभाव होता है 3 मंथ। हाँ बिल्कुल, 3 मंथ होता है इसका प्रभाव, 3 महीने तक होता है। और स्टेट गवर्नमेंट इसको 6 मंथ के लिए और बढ़ा सकती है। तो मैक्सिमम कुल कितना हो सकता है इसमें? 9 मंथ तक हो सकता है। 9 मंथ तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि 144A का जो होता है ना, वो मैक्सिमम 9 मंथ हो सकता है। और यही अगर होता 144 का आदेश, तो वो 2 महीना होता है प्लस 6 महीना होता है, यानी कुल 8 महीने हो सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है आपका, ये है आपका अगला क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 164A of Code of Criminal Procedure 1973, the victim of rape shall be sent to registered medical practitioner within from the time of receiving the information relating to the commission of such offence. अगर एक रेप की विक्टिम है तो उसे तत्काल जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसकी तत्काल मेडिकल एग्जामिनेशन कराई जाती है। कितने समय के भीतर? आनंद ठीक है, सही बता रहे हैं। हाँ ठीक, तो आपका आंसर है ये। नहीं बेटा वो नहीं होगा ना, ये बहुत लोग लगता है कि इसमें जल्दी होता होगा, ये 12 होना चाहिए था, लेकिन नहीं 12 नहीं है, ये 24 आवर्स ही है। इसमें भी 24 आवर्स ही रहता है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्ली बार्गेनिंग इज applicable to offense other than the offense for which the punishment of death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding कितना ईयर है? मतलब जो प्ली बार्गेनिंग की कार्यवाही होती है, वो कार्यवाही कौन से अपराध में लागू नहीं होती? कोई ऐसा अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या इतने साल के कारावास से अधिक हो। देखिए आज मैं आप लोगों के आंसर तो मैं दिख ही रहा हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा धीरे धीरे नहीं चल रहा हूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको लिमिटेड टाइम में, नहीं तो आपको समय ज्यादा लग जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोग बता रहे हैं कि जो 7 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय मामले हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं बेटा वो नहीं सही होगा, ये 2 ईयर नहीं सही है, ये 7 ईयर्स ही है कि 2 साल। वो आपको जो ध्यान आ रहा है ना, वारंट केसेस ध्यान आ रहा होगा। यहाँ प्ली बार्गेनिंग की हम लोग बात कर, जो 7 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय मामले हैं ना, उनका प्ली बार्गेनिंग नहीं है।
और ये है आपका अगला क्वेश्चन कि द प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर 11A or 21A of CRPC is not applicable if the offense is committed against a child below the age of। उसी से संबंधित क्वेश्चन ये भी है कि प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 21A है, प्ली बार्गेनिंग से संबंधित किस उम्र के बच्चे के विरुद्ध अगर अपराध किया गया है तो लागू नहीं होगी। तो इसमें सही ऑप्शन आपके हिसाब से हाँ ठीक ही है। लेकिन अच्छा है आप लोग इतना तुरंत जो है ऑप्शन के साथ और उसका लिख के आप लोग कर लेते हैं, अच्छी बात है, कमाल की बात है। तो ये जो है 14 ईयर्स का बच्चा से 20 ईयर्स तक का बच्चा है, उससे कम उम्र का बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में उसके अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। ये है आपका अगला क्वेश्चन। आज अनअकैडमी पर 9:30 बजे से फिर से सीपीसी का ही क्वेश्चन है। सीपीसी आज भी पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हमने किया हुआ है। तो ये देखिए क्वेश्चन, सेक्शन 173(1)(a mandates that an investigation into offense of rape with a child may be completed within days from the date of recorded information। ये बताइए। बिल्कुल ठीक, सभी लोग सही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही है, आप बता रहे हैं ना 60 डेज, 2 महीने है। अब इसमें मोस्ट यही सही लग रहा, यही है। रेप के विक्टिम की बात करता है सर, रेप की विक्टिम की बात करता है कि इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, आप ले लीजिए जल्दी से। रंजीत, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफॉल्ट सेंटेंस दैट कैन बी अवॉर्डेड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 358 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मतलब ये कह रहा है कि जहां निराधार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कंपनसेशन देने का आदेश दिया जाता है, अगर वो कंपनसेशन नहीं देता तो कितनी दिनों की जेल हो सकती है। नॉन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन की स्थिति में कितने दिनों की मैक्सिमम जेल हो सकती है? इसका जवाब क्या होगा आपके हिसाब से? कौन सा सेक्शन है यहाँ? 358। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं अब आप लोग। तो ये है आपका आंसर और बिल्कुल सही आंसर है, 30 डेज होता है। और इसमें भी पूछ सकता है ना कि सिंपल है या कैसा होगा, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही होता है। यहाँ पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही होगा, मतलब 30 दिन का सादा कारावास उसको दिया जा सकता है। 30 दिन का सादा कारावास हो सकता है। हाँ नहीं 350 नहीं है, 350 नहीं बेटा, 250 होगा अंकित। 250 में भी है इसी तरीके की प्रोविजन, इसी तरीके से 137 के क्लास 4 में भी है इसी तरीके की प्रोविजन। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। इफ इन ए क्रिमिनल अपील एन एक्यूज्ड डाइज and his near relative wish to continue the appeal, then within how much period they must apply। अगर क्रिमिनल अपील की गई है और अपील करने वाला व्यक्ति ही मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उसके नियर रिलेटिव जो है अपील को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो एबेटमेंट ऑफ अपील नहीं होता है। तो कितने दिनों के भीतर उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि अपील को कंटिन्यू रखना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है। तो आपके जो आप अब तक आ रहे हैं ऑप्शन, वो बिल्कुल सही आ रहे हैं।
ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, 30 डेज है। हाँ ममता, लॉ स्टडी, आनंद, रंजीत, अंकित, नहीं अंकित 3 मंथ नहीं बेटा, 30 डेज होगा। ये प्रोविजन कहाँ है, 394 सेक्शन 39 एबेटमेंट ऑफ अपील। एबेटमेंट ऑफ अपील आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो लास्ट क्लाज है उसमें यही चीज लिखी हुई है कि अगर वो मर जाता है तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उनको इच्छा व्यक्त करनी होगी जल्दी से। ये नहीं कि बहुत दिनों बाद सो के आए तो कहे कि नहीं हम अपील करना चाहते हैं, तो कोर्ट कह देगा कि हाँ ठीक है कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप पढ़िए कि देयर शैल बी नो अपील बाय कन्विक्टेड इन फॉलोइंग, इन परिस्थितियों में कोई अपील नहीं होगी। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि देयर शैल बी नो अपील बाय कन्विक्टेड इन फॉलोइंग, where a magistrate of first class passes only sentence of fine not exceeding 100 rupees, where a court of session passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 months, where a high court passes only a sentence imprisonment for not less than 6 months, not exceeding 6 months। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कि अपील नहीं होगी? आप समझ रहे हैं ना कि जहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 100 रुपए की फाइन लगाता है, जहां सेशन कोर्ट केवल 3 महीने की पनिशमेंट देता है, जहां हाई कोर्ट केवल 6 महीने का देता है, इसमें से कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें अपील नहीं होगी? प्रशांत, अश्वनी, ममता, सही है, बढ़िया है आप लोग, ये है आपका आंसर, सब बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अगर 100 रुपए तक की फाइन लगाता है, या सेशन कोर्ट 3 महीने की जेल भेजता है, या हाई कोर्ट 6 महीने तक की सजा देता है, तो ऐसे मामलों में अपील नहीं होगी। अगला, ये है आपका अगला क्वेश्चन, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन विच इज 6 months if offense is punishable with fine only, 1 year if punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year, 3 years if punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year but not exceeding 3 years। थोड़ा सा गड़बड़ है ऑप्शन में, चलिए समझ तो आप गए ही होंगे, हाँ समझ तो गए ही होंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। बिल्कुल, इसमें भी ऑप्शन जो है आपका यही सही हो जाएगा, यही आपका सही हो जा रहा है कि अगर मामला केवल फाइन से पनिशेबल है तो 6 महीने लिमिटेशन, अगर वो 1 साल तक है तो 1 साल लिमिटेशन, अगर वो 1 से 3 साल है तो 3 साल लिमिटेशन, और अगर 3 से ऊपर है तो कोई लिमिटेशन नहीं, कभी भी कोर्ट चले जाइए आप शिकायत करने। तो ये है, और कहाँ बताया गया है ये, 468 ऑफ सीआरपीसी। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, पढ़िए इसको। What is the prescribed period of limitation for taking cognizance of an offence which is punishable with imprisonment for a term exceeding 3 years? 3 साल से ज्यादा के कारावास से दंडनीय मामले हैं, ऐसे मामलों में लिमिटेशन कितनी होगी? ठीक, तो आप लोगों के कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन सही है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। हाँ बिल्कुल, जब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर 3 इयर्स से ज्यादा का से पनिशेबल ऑफेंस है तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं लगेगी। हाँ, तो इसमें लिमिटेशन नहीं है, कभी भी आप कोर्ट जाके शिकायत कर सकते हैं। और ये है आपका अगला क्वेश्चन,
अच्छा, मजाक मजाक में ही आप आते हैं, 10-20 मिनट रुकते हैं, लेकिन अच्छे खासे बात यह है ना कि वही कछुआ वाली चाल की है कि अगर आपने लगातार कंटिन्यूटी अपनी बनाई हुई है तो भले ही आपको लग रहा हो कि इससे कितना फायदा होगा, लेकिन फायदा होता रहता है। और जो बच्चे रेगुलर होते हैं ना, उनके लिए परीक्षा भी रेगुलर निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द इरेगुलरिटी विच विसिएट ट्रायल हैव बीन स्टेटेड, यानी इरेगुलरिटी, अनियमितता जो कार्यवाही को विसिएट यानी दूषित कर देती है, इसके संबंध में प्रोसीजर कहां है? इसके संबंध में प्रोविजन कहां है? प्रोसीडिंग को विसिएट कर देती है। गलत है थोड़ा सा जवाब आपका। ये इसमें विसिएट नहीं करती और इसमें विसिएट कर देती है। ऐसी गलतियां, ऐसी इरेगुलरिटी, ऐसी अनियमितताएं जो खराब कर देती हैं कार्रवाई को, 460 है, और जिससे कार्रवाई पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, ये 461 है। तो आपका आंसर सही है। निधि बहुत लेट आई है, हमको जो मुझे लगता है अंकिता जी भी लेट आई हैं। ये है आपका अगला सवाल। ये है आपका अगला सवाल। All hospitals, public or private, shall provide the first aid and medical treatment free of cost to the victim of offense of acid attack and rape. ठीक है, ये कहां प्रोविजन है? हाँ, लॉ स्टडी के नाम से कौन भाई हैं, नाम थोड़ा सा मैं नहीं जान पा रहा, तो ये जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, गलत हो जा रहा है आपका। तो ये है आपका, ये 357 सी है। ट्रीटमेंट की बात यही की गया और ये 2013 में जोड़ा गया है सीआरपीसी, और ये कहता है कि जो हॉस्पिटल ऐसा करने से मना करेगा, नहीं करेगा, आईपीसी की धारा के अंतर्गत वो अपराध करता है। कौन सी धारा है वो? सेक्शन 166 बी। ये अपराध करता है, 1 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है ना, मतलब सीआरपीसी के सेक्शन 357 सी का उल्लंघन होगा तो आईपीसी के सेक्शन 166 बी के अंतर्गत पनिश किया जाएगा। और कितना पनिशमेंट है उसमें? तो 1 साल का पनिशमेंट है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर 6:30 बजे शाम को फिर मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है कि आपको ये सारा सेशन अच्छा लगा होगा। हाँ रंजीत, हाँ बिल्कुल 1 ईयर का पनिशमेंट है 166 बी के अंदर। तो अच्छा लगा होगा उम्मीद है, और आगे भी हम लोग इस तरीके के प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू रखेंगे। ध्यान बस रखिएगा, टाइम से सेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप काउंट कर पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन में से कितने सही जवाब दिए। तो टाइमिंग जो है शाम को 6:30 PM से ही है ना, 6:30 PM से 7 बजे तक आपका समय हम लेंगे और उसी में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, आप लोग इतनी देर तक बने रहे। जो लोग लेट आए उनसे रिक्वेस्ट है कि समय से आएंगे, और जो लोग समय से आए थे निश्चित रूप से उनको अच्छा लगा होगा। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल 6:30 बजे शाम को। थैंक यू, थैंक यू लास्ट स्टडी। देखिए संगीता जी बहुत लेट कर गई, आई थी सबसे पहले लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से हमको लगता है। मैं समझ गया था। चलिए बाय।